नमस्कार। आज मैं मुंशी प्रेमचंद जी की अमर कहानियों में से एक कहानी दो सखियां का पार्ट 3 सुनाने जा रही हूँ। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए सुनते हैं दो सखियां पार्ट 3। 13 दिल्ली 20/2/26। प्यारी बहन, तुम्हारा पत्र पढ़कर मुझे तुम्हारे ऊपर दया आई। तुम मुझे कितना ही बुरा कहो, पर मैं अपनी यह दुर्गति किसी तरह न सह सकती, किसी तरह नहीं। मैंने या तो अपने प्राण ही दे दिए होते या फिर उस सास का मुंह न देखती। तुम्हारा सीधापन, तुम्हारी सहनशीलता, तुम्हारी सास भक्ति तुम्हें मुबारक हो। मैं तो तुरंत आनंद के साथ चली जाती और चाहे भीख ही क्यों न मांगनी पड़ती, उस घर में कदम न रखती। मुझे तुम्हारे ऊपर दया ही नहीं आती, क्रोध भी आता है, इसीलिए कि तुम्हें स्वाभिमान नहीं है। तुम जैसी स्त्रियों ने ही सासों और पुरुषों का मिजाज आसमान चढ़ा दिया है। जहन्नुम में जाए ऐसा घर जहाँ अपनी इज्जत नहीं। मैं पति प्रेम भी इन दामों न लूँ। तुम्हें 19वीं सदी में जन्म लेना चाहिए था। उस वक्त तुम्हारे गुणों की प्रशंसा होती। इस स्वाधीनता और नारी स्वत्व के नवयुग में तुम केवल प्राचीन इतिहास हो। यह सीता और दमयंती का युग नहीं। पुरुषों ने बहुत दिनों तक राज्य किया, अब स्त्री जाति का राज्य होगा। मगर अब तुम्हें अधिक न कोसूंगी। अब मेरा हाल सुनो। मैंने सोचा था पत्रों में अपनी बीमारी का समाचार छपवा दूंगी, लेकिन फिर ख्याल आया यह समाचार छपते ही मित्रों का तांता लग जाएगा। कोई मिजाज पूछने आएगा, कोई देखने आएगा। फिर मैं कोई रानी तो हूँ नहीं जिसकी बीमारी का बुलेटिन रोजाना छापा जाए। न जाने लोगों के दिल में कैसे कैसे विचार उत्पन्न हो। यह सोचकर मैंने पत्र में छपवाने का विचार छोड़ दिया। दिन भर मेरे चित्त की क्या दशा रही, लिख नहीं सकती। कभी मन में आता जहर खा लूँ, कभी सोचती कहीं उड़ जाऊँ। विनोद के संबंध में भांति भांति की शंकाएं होने लगी। अब मुझे ऐसी कितनी ही बातें याद आने लगी जब मैंने विनोद के प्रति उदासीनता का भाव दिखाया था। मैं उनसे सब कुछ लेना चाहती थी, देना कुछ न चाहती थी। मैं चाहती थी कि वह आठों पहर भ्रमर की भांति मुझ पर मंडराते रहे, पतंग की भांति मुझे घेरे रहे। उन्हें किताबों और पन्नों में मगन बैठे देखकर मुझे झुंझलाहट होने लगती थी। मेरा अधिकांश समय अपने ही बनाव श्रृंगार में कटता था। उनके विषय में मुझे कोई चिंता ही न होती थी। अब मुझे मालूम हुआ कि सेवा का महत्व रूप से कहीं अधिक है। रूप मन को मुग्ध कर सकता है, पर आत्मा को आनंद पहुंचाने वाली कोई दूसरी ही वस्तु है। इस तरह एक हफ्ता गुजर गया। मैं प्रातःकाल मैके जाने की तैयारियां कर रही थी। यह घर फाड़े खाता था कि सहसा डाकिया ने मुझे एक पत्र लाकर दिया। मेरा हृदय धक धक करने लगा। मैंने कांपते हुए हाथों से पत्र लिया, पर सिरनामे पर विनोद की परिचित हस्तलिपि न थी। लिपि किसी स्त्री की थी, इसमें संदेह न था, पर मैं उसे सर्वथा अपरिचित थी। मैंने तुरंत पत्र खोला और नीचे की तरफ देखा तो चौंक पड़ी। वह कुसुम का पत्र था। मैंने एक ही सांस में यह सारा पत्र पढ़ लिया। लिखा था, बहन, विनोद बाबू 3 दिन यहाँ रहकर मुंबई चले गए। शायद विलायत जाना चाहते हैं। 3-4 दिन बम्बई में रहेंगे। मैंने बहुत चाहा ताकि उन्हें दिल्ली वापस कर दूं, पर वह किसी तरह राजी न हुए। तुम उन्हें नीचे लिखे पते से तार दे दो। मैंने उनसे पता पूछ लिया था। उन्होंने मुझे ताकीद कर दी थी कि इस पते को गुप्त रखना, लेकिन तुमसे क्या पर्दा। तुम तुरंत तार दे दो, शायद रुक जाए। वह बात क्या हुई मुझसे विनोद ने तो बहुत पूछने पर भी ना बताया, पर वह दुखी बहुत थे। ऐसे आदमी को भी तुम अपना न बना सकी, इसका मुझे आश्चर्य है। पर मुझे इसकी पहले ही शंका थी। रूप और गर्व में दीपक और प्रकाश का संबंध है। गर्व रूप का प्रकाश है। मैंने पत्र रख दिया। उसी वक्त विनोद के नाम तार भेज दिया कि बहुत बीमार हो, तुरंत आओ। मुझे आशा थी कि विनोद तार द्वारा जवाब देंगे, लेकिन सारा दिन गुजर गया और कोई जवाब न आया।
बंगले के सामने से कोई साइकिल निकलती तो मैं तुरंत उसकी ओर ताकने लगती थी कि शायद तार का चपरासी हो। रात को भी मैं तार का इंतज़ार करती रही। तब मैंने अपने मन को इस विचार से शांत किया कि विनोद आ रहे हैं, इसलिए तार भेजने की ज़रूरत न समझी। अब मेरे मन में फिर शंकाएं उठने लगी। विनोद कुसुम के पास क्यों गए? कहीं कुसुम से उन्हें प्रेम तो नहीं है? क्या उसी प्रेम के कारण तो हम उससे विरक्त नहीं हो गए? कुसुम कोई कौशल तो नहीं कर रही है? उसे विनोद को अपने घर ठहराने का अधिकार ही क्या था? इस विचार से मेरा मन बहुत क्षुब्ध हो उठा। कुसुम पर क्रोध आने लगा। अवश्य पत्र व्यवहार होता है। फिर कुसुम का पत्र पढ़ा और अब कि उसके प्रत्येक शब्द में मेरे लिए कुछ सोचने की सामग्री रखी हुई थी। निश्चय किया कि कुसुम को एक पत्र लिखकर खूब कोसूं। आधा पत्र लिख भी डाला पर उसे फाड़ डाला। उसी वक्त विनोद को एक पत्र लिखा, तुमसे कभी भेंट होगी तो वह पत्र दिखलाऊंगी। जो कुछ मुंह में आया बक डाला। लेकिन इस पत्र की भी वही दशा हुई जो कुसुम के पत्र की हुई थी। लिखने के बाद मालूम हुआ कि वह किसी विक्षिप्त हृदय की बकवाद है। मेरे मन में यही बात बैठती जाती थी कि वह कुसुम के पास है, वही छलनी उस पर अपना जादू चला रही है। यह दिन भी बीत गया। डाकिया कई बार आया पर मैंने उसकी ओर आंख भी न उठाई। चंदा, मैं नहीं कह सकती मेरा हृदय कितना तिलमिला रहा था। अगर कुसुम उस समय मिल जाती तो मैं न जाने क्या कर डालती। रात को लेटे लेटे ख्याल आया, कहीं वह यूरोप न चले गए हों। जी बेचैन हो उठा। सिर में ऐसा चक्कर आने लगा मानो पानी में डूबी जाती हूँ। अगर वह यूरोप चले गए तो फिर कोई आशा नहीं। मैं उसी वक्त उठी और घड़ी पर नज़र डाली। 2 बजे थे। नौकर को जगाया और तार घर जा पहुँची। बाबूजी कुर्सी पर लेटे लेटे सो रहे थे। बड़ी मुश्किल से उनकी नींद खुली। मैंने रसीदी तार दिया। जब बाबूजी तार दे चुके तो मैंने पूछा, इसका जवाब कब तक आएगा? बाबू ने कहा, यह प्रश्न किसी ज्योतिषी से कीजिए, कौन जानता है वह कब जवाब दे। तार का चपरासी जबरदस्ती तो उनसे जवाब नहीं लिखा सकता। अगर कोई और कारण न हो तो 8-9 बजे तक जवाब आ जाना चाहिए। घबराहट में आदमी की बुद्धि पलायन कर जाती है। ऐसा निरर्थक प्रश्न करके मैं स्वयं लज्जित हो गई। बाबूजी ने अपने मन में मुझे कितना मूर्ख समझा होगा। खैर, मैं वही एक बेंच पर बैठ गई और तुम्हें विश्वास ना आएगा 9 बजे तक वहीं बैठी रही। सोचो कितने घंटे हुए, पूरे 7 घंटे। सैकड़ों आदमी आए और गए पर मैं वहीं जमी बैठी रही। जब तक तार का डमी खटकता मेरे हृदय में धड़कन होने लगती, लेकिन इस भय से कि बाबूजी झल्ला ना उठे कुछ पूछने का साहस ना करती। जब दफ्तर की घड़ी में 9 बजे तो मैंने डरते डरते बाबू से पूछा, क्या अभी तक जवाब नहीं आया? बाबू ने कहा, आप तो यहीं बैठी हैं, जवाब आता तो क्या मैं खा डालता? मैंने बेहयाई करके फिर पूछा, तो क्या अब ना आवेगा? बाबू ने मुंह फेंकर कहा, और 2-4 घंटे बैठे रहिए। बहन, यह वाग्बाण सर के समान हृदय में लगा। आंखें भर आई, लेकिन फिर मैं वह टली नहीं। अब भी आशा बंधी हुई थी, शायद जवाब आता हो। जब 2 घंटे और गुजर गए तब निराश हो गई। विनोद ने मुझे कहीं का ना रखा। मैं घर चली तो आंखों से आंसुओं की झड़ियाँ लगी हुई थी। रास्ता न सूझता था। सहसा पीछे से एक मोटर का हॉर्न सुनाई दिया। मैं रास्ते से हट गई। उस वक्त मन में आया, इसी मोटर के नीचे लेट जाऊं और जीवन का अंत कर दूं। मैंने आंखें पोंछकर मोटर की ओर देखा। भुवन बैठा हुआ था और उसकी बगल में बैठी थी कुसुम। ऐसा जान पड़ा अग्नि की ज्वाला मेरे पैरों से समाकर फिर सिर से निकल गई। मैं उन दोनों की निगाहों से बचना चाहती थी, लेकिन मोटर रुक गई और कुसुम उतर कर मेरे गले से लिपट गई। भुवन चुपचाप मोटर में बैठा रहा, मानो मुझे जानता ही नहीं। निर्दयी, धूर्त। कुसुम ने पूछा, मैं तो तुम्हारे पास जाती थी बहन, वहाँ से कोई खबर आई? मैंने बात टालने के लिए कहा, तुम कब आई? भुवन के सामने मैं विपत्ति कथा न कहना चाहती थी। कुसुम, आओ कार में बैठो।
नहीं, मैं चली जाऊंगी, अवकाश मिले तो एक बार चली आना। कुसुम ने मुझसे आग्रह न किया। कार में बैठकर चल दी। मैं खड़ी ताकती रह गई। यह वही कुसुम है या कोई और? कितना बड़ा अंतर हो गया। मैं घर चली तो सोचने लगी, भुवन से इसकी जान पहचान कैसे हुई? कहीं ऐसा तो नहीं कि विनोद ने इसे मेरी टोह लेने के लिए भेजा हो? भुवन से मेरे विषय में कुछ पूछने तो नहीं आई है? मैं घर पहुंचकर बैठी ही थी कि कुसुम आ पहुंची। अब कि वह मोटर में अकेली न थी, विनोद बैठे हुए थे। मैं उन्हें देखकर ठिठक गई। चाहिए तो यह था कि मैं दौड़कर उनका हाथ पकड़ लेती और मोटर से उतार लाती, लेकिन मैं जगह से हिली तक नहीं। मूर्ति की भांति अचल बैठी रही। मेरी माननीय प्रकृति अपना उदंड स्वरूप दिखाने के लिए विकल हो उठी। एक क्षण में कुसुम ने विनोद को उतारा और उनका हाथ पकड़े हुए ले आई। उस वक्त मैंने देखा कि विनोद का मुख बिल्कुल पीला पड़ गया है और वह इतने अशक्त हो गए हैं कि अपने सहारे खड़े भी नहीं रह सकते। मैंने घबरा कर पूछा, क्यों, तुम्हारा यह क्या हाल है? कुसुम ने कहा, हाल पीछे पूछना, जरा इनकी चौपाई चटपट बिछा दो और थोड़ा सा दूध मंगवा लो। मैंने तुरंत चारपाई बिछाई और विनोद को उस पर लिटा दिया और दूध तो रखा हुआ था। कुसुम इस वक्त मेरी स्वामिनी बनी हुई थी। मैं उसके इशारे पर नाच रही थी। चंदा, इस वक्त मुझे ज्ञात हुआ कि कुसुम पर विनोद को जितना विश्वास है वह मुझ पर नहीं। मैं इस योग्य हूँ नहीं। मेरा दिल सैकड़ों प्रश्न पूछने के लिए तड़फड़ा रहा था, लेकिन कुसुम एक पल के लिए भी विनोद के पास से न टलती थी। मैं इतनी मूर्ख हूँ कि इस अवसर पाने पर इस दशा में भी विनोद से प्रश्नों का तांता बांध देती। विनोद को जब नींद आ गई तो मैंने आंखों में आंसू भरकर कुसुम से पूछा, बहन, इन्हें क्या शिकायत है? मैंने तार भेजा, उसका जवाब नहीं आया। रात 2 बजे एक जरूरी और जवाब की राह देख रही थी। वहीं से लौट रही थी जब तुम रास्ते में मिली। यह तुम्हें कहाँ मिल गए? कुसुम मेरा हाथ पकड़कर दूसरे कमरे में ले गई और बोली, पहले तुम यह बताओ कि भुवन का क्या मामला था? देखो, साफ कहना। मैंने आपत्ति करते हुए कहा, कुसुम, यह प्रश्न पूछकर तुम मेरे साथ अन्याय कर रही हो। तुम्हें खुद समझ लेना चाहिए था। इस बात में कोई सार नहीं है। विनोद को केवल भ्रम हो गया है। बिना किसी कारण के? हाँ, मेरी समझ में तो कोई कारण न था। मैं इसे नहीं मानती। यह क्यों नहीं कहती? विनोद को जलाने, चिढ़ाने और जगाने के लिए तुमने यह स्वांग रचा था। कुसुम की सूझ पर चकित होकर मैंने कहा, वह तो केवल दिल लगी थी। तुम्हारे लिए दिल लगी थी, विनोद के लिए वज्रपात था। तुमने इतने दिनों उसके साथ रहकर भी उन्हें नहीं समझा। तुम्हें अपने बनाव श्रृंगार के आगे उन्हें समझने की कहाँ फुर्सत। कदाचित तुम समझती हो कि तुम्हारी यह मोहनी मूर्ति ही सब कुछ है। मैं कहती हूँ, इसका मूल्य 2-4 महीने के लिए हो सकता है। स्थायी वस्तु कुछ और ही है। मैंने अपनी भूल स्वीकार करते हुए कहा, विनोद को मुझसे कुछ पूछना तो चाहिए था। कुसुम ने हंसकर कहा, यही तो वह नहीं कर सकते। तुमसे ऐसी बात पूछना उसके लिए असंभव है। वह उन प्राणियों में है जो स्त्री की आंखों से गिरकर जीते नहीं रह सकते। स्त्री या पुरुष किसी के लिए भी वह इस प्रकार का धार्मिक या नैतिक बंधन नहीं रखना चाहते। वह प्रत्येक प्राणी के लिए पूर्ण स्वाधीनता के समर्थक हैं। मन और इच्छा के सिवा वह कोई बंधन स्वीकार नहीं करते। इस विषय में मेरी उनसे खूब बातें हुई थी। खैर, मेरा पता उन्हें मालूम था ही। यहाँ से सीधे मेरे पास पहुँचे। मैं समझ गई, आपस में पटी नहीं। मुझे तुम्ही पर संदेह हुआ। मैंने पूछा, क्यों? मुझ पर तुम्हें क्यों संदेह हुआ? इसलिए कि मैं तुम्हें पहले देख चुकी थी। अब तो तुम्हें मुझ पर संदेह नहीं। नहीं, मगर इसका कारण तुम्हारा संयम नहीं, परंपरा है। मैं इस समय स्पष्ट बातें कर रही हूँ, इसके लिए क्षमा करना। नहीं, विनोद से तुम्हें जितना प्रेम है उससे अधिक अपने आप से है। कम से कम 10 दिन पहले यही बात थी, अन्यथा यह नौबत ही क्यों आती। विनोद यहाँ से सीधे मेरे पास गए और 2-3 दिन रहकर बम्बई चले गए। मैंने बहुत पूछा पर कुछ बतलाया नहीं। वहाँ उन्होंने एक दिन विष खा लिया। मेरे चेहरे का रंग उड़ गया। बम्बई पहुँचते ही उन्होंने मेरे पास एक खत लिखा था।
उसमें यहाँ की सारी बातें लिखी थी और अंत में लिखा था, मैं इस जीवन से तंग आ गया हूँ। अब मेरे लिए मौत के सिवा कोई उपाय नहीं है। मैंने एक ठंडी सांस ली। मैं यह पत्र पाकर घबरा गई और उसी वक्त बम्बई रवाना हो गई। जब वहाँ पहुँची तो विनोद को मरणासन्न पाया। जीवन की कोई आशा नहीं थी। मेरे एक संबंधी वहाँ डॉक्टरी करते हैं। उन्हें लाकर दिखाया तो यह बोले, इन्होंने जहर खा लिया है। तुरंत दवा दी गई। 3 दिन तक डॉक्टर साहब न दिन को दिन न रात को रात समझा और मैं एक क्षण के लिए विनोद के पास से न हटी। 12 इनकी आँख खुली। तुम्हारा पहला तार मुझे मिला था, पर उसका जवाब देने की किसे फुर्सत थी। 3 दिन और बम्बई रहना पड़ा। विनोद इतने कमज़ोर हो गए थे कि इतना लंबा सफ़र करना उनके लिए असंभव था। चौथे दिन मैंने जब उनसे यहाँ आने का प्रस्ताव किया तो बोले, मैं अब वहाँ न जाऊँगा। जब मैंने बहुत समझाया तब वह इस शर्त पर राज़ी हुए ताकि मैं पहले आकर यहाँ की परिस्थिति देख आऊँ। मेरे मुँह से निकला, ईश्वर, मैं ऐसी अभागिनी हूँ। अभागिनी नहीं हो बहन, केवल तुमने विनोद को समझा न था। वह चाहते थे कि मैं अकेली जाऊँ, पर मैंने उन्हें इस दशा में वहाँ छोड़ना उचित न समझा। परसों हम दोनों वहाँ चले। यहाँ पहुँचकर विनोद तो वेटिंग रूम में ठहर गए। मैं पता पूछती हुई भुवन के पास पहुँची। भुवन को मैंने इतना फटकारा कि वह रो पड़ा। उसने मुझसे यहाँ तक कह डाला, तुमने उसे बुरी तरह धुतकार दिया है। आँखों का बुरा आदमी हूँ, पर दिल का नहीं। उधर से जब मुझे संतोष हो गया और रास्ते में तुमसे भेंट हो गई तो रहा सहा भ्रम भी दूर हो गया। तो मैं विनोद को तुम्हारे पास लाई। अब तुम्हारी वस्तु तुम्हें सौंपती हूँ। मुझे आशा है कि इस दुर्घटना ने तुम्हें इतना सचेत कर दिया होगा कि फिर नौबत ना आएगी। आत्मसमर्पण करना सीखो। भूल जाओ कि तुम सुंदरी हो। आनंदमय जीवन का यही मूल मंत्र है। मैं डिंग नहीं मारती, लेकिन चाहूँ तो आज विनोद को तुमसे छीन सकती हूँ। लेकिन रूप में मैं तुम्हारे तलवे के बराबर भी नहीं। रूप के साथ अगर तुम सेवा भाव धारण कर सको तो तुम अजय हो जाओगी। मैं कुसुम के पैरों पर गिर पड़ी और रोती हुई बोली, बहन, तुमने मेरे साथ जो उपकार किया है उसके लिए मरते दम तक तुम्हारी ऋणी रहूँगी। तुमने ना सहायता की होती तो आज न जाने क्या गति होती। बहन, कुसुम कल चली जाएगी। मुझे तो अब वह देवी सी दिखती है। जी चाहता है उसके चरण धो धोकर पीऊँ। उसके हाथों मुझे विनोद ही नहीं मिले, सेवा का सच्चा आदर्श और स्त्री का सच्चा कर्तव्य ज्ञान भी मिला है। आज से मेरे जीवन का नव युग आरंभ होता है, जिसमें भोग और विलास की नहीं, सहृदयता और आत्मीयता की प्रधानता होगी। तुम्हारी पद्मा। अभी आप मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी 2 सखियाँ सुन रहे थे। इसी तरह की सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। अगली कहानी में फिर मिलते हैं।